हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि चुनाव के सिद्धांत के बारे में। अब ये मत सोचना कि बिहार में चुनाव आ रहा है, चुनाव का सिद्धांत वहां से बिहार के चुनाव के सिद्धांत या फिर नॉर्मल चुनाव के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो सेक्शन 35 है। वो इलेक्शन किसके बारे में बात करता है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड इलेक्शन, राइट से रिलेटेड इलेक्शंस के बारे में ये जो है वो बात करता है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपना डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी चुनाव का सिद्धांत। इसके पहले हमारे बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं टीपीए के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, उसको आप देखेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो भैया देखो, इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अच्छा, चुनाव। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको दो चीज मिले, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको कोई दो चीज मिले, एक चीज के साथ क्या है कि ठीक है आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा? उस मान लो आपकी कोई बहुत सारी आपकी ये प्रॉपर्टी है, एक जमीन मिलेगा, उस जमीन से बहुत ज्यादा जो है वो खेती होता है, वो सारा जो है वो खेती तुम करना, सारा खेती काटना, बहुत उपजाऊ जमीन है, लेकिन उस खेत पे कुछ टैक्स भी बकाया है, ठीक है, या फिर उधार है, कर्जा है, वो भी तुम चुका देना और फिर बेनिफिट भी लेते रहना, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो तुम लोगे तो पूरा लोगे, नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं ले सकते। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जमीन ऐसा कर सकते हो क्या कि वो जो जमीन आपको दी जा रही है उसका सिर्फ बेनिफिट ले लो और उसके जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को छोड़ दो। आपको आप ऑप्शन है आपके पास कि आप केवल उसका बेनिफिट ले लीजिए, जब भी खेत में फसल हो आप जा करके काट लीजिए, लेकिन खेत में जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी लायबिलिटी है उस जमीन की, वो आप फुलफिल ना करो। ऐसा आप कर सकते हो क्या? अच्छा अच्छा चीज निकाल के खा सकते हो, मतलब एक खा सकते हो या इंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि कोई खीर बनी, ठीक है, खीर बनी, खीर में से सारे ड्राई फ्रूट निकाल के खा लो, ड्राई फ्रूट्स निकाल के खा लो और जितना भी चावल बचा उतना छोड़ दो। तो क्या ऐसा कर सकते हो? आपको खाना है खीर तो पूरा खीर खाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है या दी जाती है तो आपको उसकी बेनिफिट के साथ साथ उसकी उसके ऊपर जो लायबिलिटी है, जो दायित्व है उस संपत्ति के लिए, वो भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आप केवल अच्छी चीजें चुन करके बेकार चीजें छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में हित चाहिए तो उसके साथ, उस प्रॉपर्टी से के साथ जुड़ी हुई राइट्स एज वेल एज लायबिलिटी दोनों आपको लेनी पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप लो तो पूरा लो, नहीं लेना चाहते तो छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लो ही मत। ओके, तो यही सब चीज के बारे में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल से। चलो देखो, इलेक्शन मींस चूजिंग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव, किसी दो ऑल्टरनेटिव में से एक को चुनना इलेक्शन इस सेंस में कहा जा रहा है। If two rights are endowed on a person, any instrument in such manner that one right is more preferable and the other is bound to elect to choose only of them। अब यहाँ पे देखो कह रहा है चुनाव का अर्थ दो वैकल्पिक अधिकारों में से किसी एक को चुनना होता है। यदि किसी व्यक्ति को, ध्यान से बच्चे सुनो, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी दस्तावेज के तहत कोई डॉक्यूमेंट है और उसके तहत दो अधिकार इस प्रकार दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं कि एक अधिकार दूसरे से अधिक श्रेष्ठ है, मतलब दो अधिकार आपको दिए जा रहे हैं लेकिन उसमें से कोई एक जो राइट है ना आपका, वो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है, बेटर है, तो वह उनमें से केवल एक को ही चुनने के लिए बाध्य है। तो दो में से कोई एक ही चुनेगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जो 1882 की धारा 35 है वो चुनाव के सिद्धांत से संबंधित है। यह चुनाव के सिद्धांत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
1925 की धाराओं में 180 190 के साथ समाहित करता है। मतलब इसको किस इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 180 और से लेकर के 90 के साथ पढ़ा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसमें किसी भी व्यक्ति को दो चीजों के बीच में, दो राइट्स के बीच में या दो अधिकारों के बीच में चुनाव करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, चुनाव करता है कि वो किस राइट को ले रहा है या किस चीज को वो चुनेगा। जिस भी चीज को वो चुनेगा उससे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी है या फिर इंजॉयमेंट है उस प्रॉपर्टी की, वो सारी चीज इंजॉय करेगा। अगर नहीं बोलेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना उसको राइट मिलेगा ना उसको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो एक ग्रैंडफादर है, ठीक है, एक ग्रैंडफादर है। ये ग्रैंडफादर अपने पोते को कहते हैं या पोती को कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड सन को कहते हैं कि देखो भाई ये मेरी है जमीन, ये मेरी एक जमीन है, इस जमीन में जितने भी रेंटर लोग रहते हैं ना, ये जमीन में तुमको ट्रांसफर कर दूंगा, और इस जमीन से जितना भी अर्निंग आता है ना, किसी भी तरीके से अर्निंग, वो सब तुम रख लेना, तुम्हारे पास इसका सब राइट चला जाएगा। बशर्ते इस जमीन का कुछ ना किराया बकाया है या फिर ये घर जो है, इस जमीन पे जो घर है वो जर्जर हो गया है, उसको मेंटेन कराना है। ठीक है, इस जमीन के ऊपर लायबिलिटी है या कर्जा है, जो भी है, ठीक है। या फिर मान लो कि ये लोन लिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी पे क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है इसका ग्रैंडफादर, कुछ चुका लिया है कुछ बाकी है, तो अपने ग्रैंडसन से कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें देने का इच्छुक हूँ, पर इस प्रॉपर्टी पे क्या है, लोन है कुछ जो तुमको चुकाओगे तो फिर पूरा पूरा ये तुम्हारा हो जाएगा, तब तक इंजॉय करो तुम इस प्रॉपर्टी को। अब इससे पैसा आता है, इस प्रॉपर्टी से पैसा आता है, तो ये ग्रैंडसन ये नहीं कहेगा कि ठीक है दादाजी जितना पैसा आ रहा है आप हमको दे दीजिए, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से जितना भी इनकम हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो सब मैं ले लूंगा, लेकिन जो लोन है ना, लायबिलिटी, वो मैं नहीं लूंगा। ऐसा क्या ग्रैंडसन कह सकता है? ऐसा क्या ग्रैंडसन कह सकता है? तो नहीं कह सकता। हाँ, इसको अगर यस या नो, इसके पास दो ऑप्शन है, यस या नो का। अगर यस बोल देगा कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट और लायबिलिटी दोनों इसको लेनी पड़ेगी। अगर नो कह देगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, ना राइट मिलेगा ना लायबिलिटी मिलेगी। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी चीज को चूज कर रहे हो तो उसकी अच्छाई उसकी बुराई सब उसके साथ आती हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के या फिर उस चीज के साथ आती हैं। अब यहाँ पे देखो, जो लोग एक दूसरे के विरोधाभासी आरोप लगाती हैं उसकी बात नहीं सुनी चाहिए। ठीक है ना, अब ये तो समझ में ही आ गया। सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कैसे पढ़ते हैं? ये है एक्ट की तुम्हारी भाषा, जो तुम लोग वेयर एक्ट पढ़ते हो ना, उसकी भाषा क्या कहती है देख लो। ये किसमें है? सेक्शन 35 में। वेयर अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति प्रोफेसेस to transfer property which he has no right to transfer and has a part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it। अब यहाँ हिंदी में देख लो भाई, हिंदी में देखो, जहां कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति हस्तांतरित करने का दावा करता है जिसका उसे हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है और उसी लेन देन के एक ही भाग में संपत्ति के स्वामी को कोई लाभ प्रदान करता है, तो ऐसे स्वामी को या तो ऐसे हस्तांतरण की पुष्टि करनी होगी या उससे असहमति जतानी होगी और बाद की स्थिति में उसे इस प्रकार प्रदान किए गए लाभ का त्याग करना होगा और इस प्रकार त्यागा गया लाभ हस्तांतरक या उसके प्रतिनिधि को इस प्रकार वापस कर दिया जाएगा मानो उसका निपटान ही ना किया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ए नाम का, देखो ए नाम का कोई व्यक्ति है और
कोई एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, इसको बताता है कि ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, और ये मान करके किसको दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, बी को ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ए ने किसको, एक्स नाम की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है बी को, ठीक है, तो क्या होता है लायबिलिटीज का, जैसे ट्रांसफर किया है तो लायबिलिटीज का पैसा तो ले लिया, पैसा तो इससे ले लिया, लेकिन इसको प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी देने का भी लायबिलिटी किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। अगर ये नहीं देगा तो फिर क्या हो जाएगा, जितना भी बेनिफिट लिया है ए ने बी से, उसको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ए जो है वो बेनिफिट लेकर के चला जाए और बी का जो राइट था वो ना मिल पाए उसको। हाँ, तो या तो ए जो है, जो इससे बेनिफिट लिया है इस प्रॉपर्टी के लिए, या तो इसको ये वापस करेगा ये पैसा, नहीं तो ए जो है वो ट्रांसफर करवाए एक्स नाम की जमीन किसको, बी को, ठीक है ना। तो ए को यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसको उसकी लायबिलिटी जो निकल के आ रही है जमीन ट्रांसफर करने की, उसको भी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा किसको, बी को, ठीक है। तो आप चूज कर लीजिए कि ये आप ये काम करेंगे या नहीं। अगर यस करेंगे तो फिर ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ना आपके ऊपर राइट आएगा कोई, ना आपको कोई लायबिलिटी निभानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं ये राइट नहीं लूंगा या लायबिलिटी नहीं निभाऊंगा, राइट ले लूंगा लायबिलिटी नहीं निभाऊंगा, तो ये जितना भी ट्रांसफर होता है ना, जो ऐसे ट्रांसफर किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट लिया जाता है, लायबिलिटी नहीं ली जाती, वैसा ट्रांसफर क्या होता है, रिलैंक्विश हो जाता है, ठीक है ना, रिलैंक्विश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ओके। जो भी बेनिफिट लिया रहता है पर्सन, वो बेनिफिट वापस से उस पर्सन के पास चला जाता है जिससे उसने बेनिफिट लिया होता है। अब यहाँ पे देखो इसेंशियल कंडीशन क्या है। इसेंशियल कंडीशन, निर्वाचन संबंध के अनुप्रयोग हेतु आवश्यक शर्तें क्या है। इसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो पहला तो देखो भाई, फ्रॉम द केस धनपति वर्सेस देवी प्रसाद एंड अदर्स 1970 के केस में ये डिटरमाइन किया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखो, अ पर्सन हैविंग नो राइट टू ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, कह रहा है कि हमेशा ये जो ट्रांसफर है, जिस व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है वह संपत्ति हस्तांतरित करता है। हमेशा याद रख लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जब आता है तो जब भी आएगा तो इसमें ट्रांसफर किस व्यक्ति के द्वारा हो रहा होगा, उस व्यक्ति के द्वारा जिसका उस संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो देखो, जिस व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है वह व्यक्ति हस्तांतरित कर रहा है, तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू होगा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ठीक। उसी लेन देन के अंतर्गत संपत्ति के स्वामी को कुछ लाभ हस्तांतरित करना होगा, ठीक है। और मान लो कि क्योंकि इसमें जो ओनर रहता है, जो संपत्ति ट्रांसफर हो रही है, उस पर कोई राइट नहीं है, उसके बावजूद भी वो ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर अगर कर भी दिया किसी को, तो उससे अर्जित जो भी लाभ है वो उस प्रॉपर्टी के स्वामी को, ओनर को देना पड़ेगा। तो उसी लेन देन के अंतर्गत, मतलब मान लो पहला कंडीशन फुलफिल होकर ट्रांसफर हो गया, और इसी लेन देन के अंतर्गत संपत्ति का जो स्वामी होगा रियल ना, उसको कुछ लाभ हस्तांतरित करना होगा, उसको कुछ लाभ जो है वो देना होगा। दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है स्वामी को यानी कि ओनर को या तो हस्तांतरण की पुष्टि करनी होगी या उससे असहमति जतानी होगी। मान लो कि वैसा व्यक्ति जिसका अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी पे, उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और दूसरे स्टेज पे उसी लेन देन के अंतर्गत स्वामी ने उस व्यक्ति से क्या ले लिया, जो व्यक्ति हस्तांतरित किया उस व्यक्ति से लाभ ले लिया है। अब तीसरा कंडीशन ये कह रहा है स्वामी ने जिस व्यक्ति से लाभ लिया है उसकी या तो पुष्टि वो करेगा, हस्तांतरण की पुष्टि करेगा कि हाँ ये जो काम है वो सही है, ट्रांसफर जो है वो सही है,
या तो असहमति जताएगा। दोनों में से एक काम कर सकता है उस प्रॉपर्टी का स्वामी ओनर, या तो उस ट्रांसफर को वैलिड बताए जो उसके बिहाफ पे या उसके नाम पे कोई तीसरा व्यक्ति किया है, या तो उसको इनवैलिड बताएगा। ठीक है, या तो उसकी पुष्टि करेगा या तो उसकी असहमति जताएगा। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, इसेंशियल कंडीशन होना चाहिए जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है वो फॉलो होता है इन तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हस्तांतरण के विरुद्ध चुनाव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्शन अगेंस्ट द ट्रांसफर वेयर द ओनर डिसेंट फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जहां पे ओनर जो है उस प्रॉपर्टी का वो मना कर दे कि नहीं, ये जो ट्रांसफर किया है इस व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी का, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी। ठीक है, मेरा कोई इसमें सहमति नहीं था, मैं इससे इसका विरुद्ध जाता हूं, मतलब मैं इसको सही नहीं मानता हूं। ठीक है, तो फिर ही मस्ट फॉरगो द बेनिफिट। तो उसने जितना भी बेनिफिट लिया है उस व्यक्ति से, ठीक है, जितना भी बेनिफिट लिया है वैसे व्यक्ति से जिसने उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था किसी दूसरे को, वो सारा बेनिफिट इस स्वामी को, इस ओनर को लौटाना होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, द बेनिफिट कंटेम्पलेटेड फॉर हिम वुड देन गो बैक टू द ट्रांसफर। और फिर जो बेनिफिट ये आएगा ना, बेनिफिट जो छोड़ेगा वो ट्रांसफरर को मिल जाएगा। ट्रांसफरर कौन था इसमें, तो वो व्यक्ति जिसका अधिकार नहीं था ट्रांसफर करने का प्रॉपर्टी, लेकिन वो ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, और वो ट्रांसफरर जो है वो बेनिफिट दिया होता है ओनर को, तो जिससे ये बेनिफिट लेगा, ठीक है, इसी को ये बेनिफिट फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेप्ट कर लेगा, ये तो सहमति नहीं अगर देता है तो फिर क्या होता है, अगर सहमति दे देगा तो फिर जो ओनर को मिला था बेनिफिट वो उसके साथ चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसने हाँ में जवाब दिया है, हाँ का इलेक्शन किया है। एक्सेप्शन क्या है, चुनाव के सिद्धांत के क्या अपवाद हैं। जहां किसी संपत्ति के स्वामी को कोई विशेष लाभ प्रदान करने की बात कही गई है, जिसे हस्तांतरक के पास हस्तांतरित करने के लिए है, और ऐसा लाभ उस संपत्ति के बदले में है। यदि ऐसा स्वामी उस संपत्ति पर दावा करता है तो वह उसी लेन देन के माध्यम से प्राप्त किसी अन्य लाभ को त्यागने के लिए बाध्य नहीं है। अब मान लो कि कोई स्वामी है प्रॉपर्टी का, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ट्रांसफर इसमें वही व्यक्ति करता है जो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है, ये आपने देख लिया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में। तो मान लो कि स्वामी ने किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करने की अपनी प्रॉपर्टी दी है, तो उसको कुछ स्पेसिफिक लाभ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, स्पेसिफिक लाभ चाहिए होता है, कुछ विशिष्ट लाभ चाहिए होता है। तो विशिष्ट लाभ तो मिलता ही है, किसको, विशिष्ट लाभ तो स्वामी को मिलता ही है, लेकिन प्लस साथ ही साथ कुछ अन्य लाभ भी मिल जाता है, कुछ अन्य लाभ भी मिल जाता है इस स्वामी को, इस ओनर को। तो इस अन्य लाभ को त्यागने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक लाभ भी ले सकता है स्वामी, और अन्य जो लाभ है उसको भी ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर नाबालिग के संदर्भ में बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबालिग वो व्यक्ति जो 18 साल से कम है, ठीक है ना, लेस देन 18 ईयर्स है, तो उसका इलेक्शन का जो चुनाव है कब तक टाल दिया जाता है, मतलब उसका इलेक्शन तब होगा जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, अपना मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेता। ठीक है, नाबालिग के संदर्भ में चुनाव की अवधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि वह व्यक्ति वयस्क ना हो जाए, जब तक कि उसका प्रतिनिधित्व किसी अभिभावक द्वारा ना किया जाए। इसमें प्रतिनिधित्व ही जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। मैंने बोला ना कि रियल ओनर इसमें ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इसमें रियल ओनर के द्वारा जो प्रतिनिधित्व, जो रिप्रेजेंटेटिव है उस प्रॉपर्टी के, ठीक है, या फिर अदर देन रियल ओनर, अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी जिसको ऑथराइज किया है रियल ओनर ने ट्रांसफर करने के लिए, वही व्यक्ति ट्रांसफर करेगा सेक्शन 35 में। ठीक है,
तो माइनर के केस में क्या होता है, जब तक कि बच्चा 18 साल की एज अटेंड नहीं कर लेता तब तक उसका पीरियड ऑफ इलेक्शन एडजर्न रहेगा, ठीक है, स्थगित रहेगा। ये तुम लोग याद रखना। मोड ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होता है, क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये देख लेते हैं। मोड ऑफ इलेक्शन, तो द इलेक्शन बाय द ओनर कैन आइदर बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब जो स्वामी है उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है वो चुनाव किया जा सकता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वन जस्ट नीड टू सिंपली कम्युनिकेट अबाउट द इलेक्टेड चॉइस और ऑप्शन थ्रू, though in the case of indirect election the acceptance of the benefit by the owner is subject to condition। कह रहा है प्रत्यक्ष चुनाव में व्यक्ति जो ओनर है व्यक्ति को केवल चुने गए विकल्प के बारे में बताना होता है, डायरेक्ट में कि अच्छा बताओ आप इस ट्रांसफर से सहमत हो या नहीं सहमत हो, दो चीजें बतानी होती है डायरेक्ट में। लेकिन इनडायरेक्ट में दो कंडीशन जो है वो सब्जेक्टिव कंडीशन होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। वो दो सब्जेक्टिव क्या है, तो पहला तो he has to have the knowledge of his responsibility और elect। सब्जेक्टिव में क्या होता है, ओनर को चॉइस होता है इलेक्शन का जिसमें दो चीजें उसको कंसीडर करनी पड़ती है इनडायरेक्ट में कि भैया जो वो इलेक्ट कर रहा है, जो वो चुन रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसकी जिम्मेदारी की उसको नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। There must be proof of knowledge of circumstances which would influence the judgment of a prudent man make the election। और ऐसी परिस्थिति में ज्ञान का प्रमाण होना चाहिए जो विवेकशील, और ऐसी उसकी समझ होनी चाहिए, मतलब जो ओनर है उसकी ऐसी समझ होनी चाहिए कि वो जो टर्म कंडीशन पढ़ रहा है या जो लायबिलिटी ले रहा है एक नॉर्मल व्यक्ति को जैसे समझ में आना चाहिए उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल जो प्रूडेंस होता है ना, सरकमस्टांसेस को परिस्थितियों में देख करके जैसा नॉर्मल वेल बिहेव करता है वैसा वो कर रहा है कि नहीं। तो ये दो सब्जेक्टिव जो है वो मोड होता है इलेक्शन का। तो एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या होता है सीधे यस या नो बोल दो, यस सहमत हो इलेक्शन से, करना है या नहीं करना है, लेना है राइट या नहीं लेना है, ठीक है, राइट या लायबिलिटी लेना है कि नहीं लेना है, यस या नो। इनडायरेक्ट में दो चीजें निकल के आती हैं, दो चीजों पे विचार होता है, नॉलेज है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर इलेक्ट करते हो ये चीज, और क्या तुम एक नॉर्मल व्यक्ति के तरह, एक प्रूडेंट एक समझदार व्यक्ति की तरह इस बात को, इस परिस्थिति को समझ के चुन रहे हो कि नहीं चुन रहे हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या इंग्लिश लॉ में और हमारे इंडियन लॉ पर्सपेक्टिव में कोई डिफरेंस है चुनाव के या फिर इलेक्शन के सिद्धांत में। देखो भाई, the English law depend upon the principle of compensation which states that if original owner does not validate the transfer he will be able to retain the property and also benefit accrued subject to compensation provided to the donee to the extent to which he had suffered a loss। कह रहा है अंग्रेजी कानून सिद्धांत में जो मूल हस्तांतरण को वैध अगर घोषित नहीं करता है, अगर रियल ओनर जो ट्रांसफर है उसको वैलिड नहीं घोषित करता है, वैध नहीं बताता है, तो वह संपत्ति अर्जित लाभ को बरकरार रखने में सक्षम होगा। तो उसने जितना भी पैसा लिया है ना उस ट्रांसफरर से, क्योंकि कोई तीसरा ही व्यक्ति रियल ओनर तो ट्रांसफर कर नहीं रहा होता है, तो जो व्यक्ति से जो ट्रांसफर किया है उससे रियल ओनर ने जो बेनिफिट लिया है उस बेनिफिट को रखने का हकदार होता है कौन, तो रियल ओनर, बशर्ते कि जो दानकर्ता को उस सीमा तक मुआवजा प्रदान किया जाए जिस सीमा तक उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। तो नुकसान दे करके, ठीक है, जो ट्रांसफरी है जिसने संपत्ति लिया है उसका जितना भी नुकसान हुआ है उसका नुकसान भरण करने के बाद जितना भी पैसा बचता है उसको रियल ओनर रखने का अधिकार है उसके पास। लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है भाई, जितना भी वो अगर
अगर मना कर दिया कि नहीं ये ट्रांसफर जो है वो इनवैलिड है, मैं इससे मना करता हूं, मैं इसके लिए अलाउ नहीं कर रहा हूं इस ट्रांसफर के लिए, ठीक है, डिसेंट अपनी असहमति प्रदर्शित कर देता है, तो जितना भी उसने क्या किया है, बेनिफिट लिया है, जितना भी उसने बेनिफिट लिया है रियल ओनर ने, वो सब क्या है, वापस कर देगा, ठीक है, वापस करेगा। ये याद करने ना इंडियन और इंग्लिश लॉ में, ठीक है। कॉम्पनसेशन नहीं पढ़ना है, कंक्लूजन है ये। कंक्लूजन अब देख लो भाई कि सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो आपने देखा। अब यहाँ पे वेरियस लैंडमार्क जजमेंट हैं जो इस स्पेशल जो डॉक्ट्रिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, इंग्लिश लॉ के केसेस आप एक काम कर सकते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ऑल्दो बहुत छोटा लिखने को आएगा, अगर चाहो तो केसेस जो है वो लिख सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझो और क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं इसको फुलफिल करने के लिए या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लगाने के लिए, ये देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे लगता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। किस सेक्शन में है, 35 में है, ये देख लेना और उसका इलिस्ट्रेशन देख लेना, इलिस्ट्रेशन जरूर देखना, ठीक है। फ्रीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, अंतर्निहित विबंधन का सिद्धांत, अंतर्निहित विबंधन अंतर्निहित विबंधन का सिद्धांत, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्टॉपल लगाना, विबंधन लगाना जो रियल ओनर नहीं है, ठीक है ना। देखो, जिसका अधिकार नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, उसके ऊपर स्टॉपल लगाना। स्टॉपल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो स्टॉपल का या विबंधन का क्या मतलब है। मान लो कि मैं ये बोलती हूँ, मान लो मेरी कोई दादा की संपत्ति है, ठीक है, मेरी कोई पुश्तैनी संपत्ति है और मैं किसी से उधार लेती हूँ 5 लाख 10 लाख जितना भी लेती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि जैसे ही मेरे दादा नहीं रहेंगे तो ये संपत्ति तो मेरे पास ही आने वाली है, या इस संपत्ति में तो मेरा हिस्सा है ही, जब भी ये संपत्ति बिकेगी तो मैं इसको तुमको ही बेचूंगा, 5 लाख रुपए मुझे उधार दे दो और इतने ही प्राइस में बेचूंगा, ठीक है, बेचूंगी। अब क्या होता है कि दादाजी अब नहीं रहे, उस संपत्ति को मैं बेचना चाहती हूँ, तो मैं उसको ना बेच करके अब किसी तीसरे ही व्यक्ति को बेच रही हूँ। तो वो व्यक्ति जिसको मैंने ये वादा किया था या बोला था कि मुझे पैसे उधार दे दीजिए, ये संपत्ति मैं आपको बेचूंगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, मेरे ऊपर स्टॉपल लगाएगा, विबंधन लगाएगा, और विबंधन ये बोलता है कि जो आपने बोला है, या जो आपने एक्ट किया है प्रीवियसली, जिसमें आपका राइट है, तो वो काम आपको निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नहीं निभाएंगे, नहीं अपनी बात पे अड़िग रहेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा, मतलब मेरे ऊपर सिविल सूट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो सिविल सूट में या सिविल केसेस में स्टॉपल जो है वो लगाया जाता है, ये भी जान लेना। बहुत लोग कहते हैं कि क्या क्रिमिनल केस में अपनी बात से मुकर नहीं सकते, स्टॉपल इसीलिए लगाया गया है कि प्रीवियसली जो आपने बात बोली है उससे आप मुकर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में गवाही देते हैं लोग और फिर मुकर जाते हैं कि नहीं मैंने डर भय में गवाही दिया था, तो क्या वहां स्टॉपल लागू होता है, तो नहीं, क्रिमिनल केसेस में नहीं होता, सिविल केसेस में स्टॉपल जो है वो लागू होता है, ये तुम लोग याद रख लेना। और स्टॉपल का मतलब ये है कि जो बात से आपने पहले एग्री किया था या जो बात आपने कही थी उसी बात पे आपको बने रहना है, अगर उस बात को आप नहीं बने रहेंगे या मानेंगे तो फिर आपके ऊपर सिविल सूट लाया जाएगा, ठीक है। चलो, इसका फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन देखो। वेयर अ पर्सन हैज नो राइट टू ट्रांसफर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी को, ही शुड नॉट एग्री और प्रोफेस टू ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट देयर इन, तो वो
उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का या उसमें he should not agree or profess transfer of any interest। तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर करूंगा। मान लो कि मेरा किसी भी प्रॉपर्टी में से लेना देना नहीं है, ना वो मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, ना मेरा उसमें किसी तरीके का हित है, तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ मेरा हित हो, या फिर जो हमने पिछला पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में, जो रियल ओनर है वो मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो, ठीक है ना, या फिर मुझे अपने जगह पे ऑथोराइज किया हो कि तुम मेरी जमीन को खरीद बेच सकते हो, तो ऐसा कोई सिचुएशन अगर नहीं हो तो फिर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को भाई ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, मेरा हित होना चाहिए उसमें। ठीक है, however if he has proposed to transfer equity does not permit him to deny the earlier statement, the estoppel is backed by or सपोर्टेड बाय हिज ओन अर्लियर ग्रांट। तो स्टॉपल का मतलब क्या होता है ये समझ लो, क्या मतलब होता है देखो, द स्टॉपल इज बैक्ड, स्टॉपल का मतलब है कि अपने पूर्व कथन का खंडन करने की अनुमति नहीं देता है, विबंधन उसके अपने पूर्व अनुदान द्वारा समर्थन होता है। तो जो आपने पूर्व में कथन कह दी, स्टॉपल क्या कहता है, जो आपने पूर्व में स्टेटमेंट दे दी आपको उसी से बंध के रहना पड़ेगा, आप उससे इधर उधर नहीं जा सकते। ठीक है, हिंदी में देख लो भाई कि जहां किसी व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है, वह उसमें किसी भी हित के हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं होना चाहिए, ऐसा करने का दावा नहीं करना चाहिए। हालांकि मान लीजिए आपका पड़ोसी का संपत्ति है, आपका कोई हित नहीं है ना, वो आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है कि आप मेरा प्रॉपर्टी किसी को बेच सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बावजूद भी आपका ना हित है ना आपका कोई इंटरेस्ट है, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या ट्रांसफर करने के लिए या बेचने के लिए किसी को वादा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हालांकि यदि उसने हस्तांतरण का दावा किया है तो समता उसके पूर्व कथन का खंडन करने की अनुमति नहीं देती है। अब मान लो कि कोई भी ऐसे राह चलता हुआ व्यक्ति है, कह रहा है कि सामने मेरा जमीन है, आप इसको खरीदेंगे। अब बताओ, जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो ऐसे ही थोड़ी ना खरीद लेगा, वो जांच पड़ताल करेगा कि सच में इस व्यक्ति का उसमें हित है कि नहीं है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस सी बात है मेरा उसमें हिस्सा होगा। तो अगर मैं, क्योंकि मेरा उसमें हित है, अगर मैं किसी से ये बोलती हूँ कि ये मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी, तो वो इंसान खरीद सकता है, मेरी बात मान सकता है, उसके बिहाफ पे मुझे पैसे दे सकता है, क्योंकि पुश्तैनी हित है मेरा। लेकिन राह चलते इंसान पे कैसे कोई बिलीव कर लेगा जिसका हित ही नहीं है? तो हित होना जरूरी है। भले ही मैं ओनर नहीं हूं उस प्रॉपर्टी की, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। इस बेस पे अगर मैं उस प्रॉपर्टी को वादा कर रही हूँ बेचने का या फिर देने का, तो मुझे उस वादे से बंध करके रहना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मेरे ऊपर विबंधन लगाया जाएगा, स्टॉपल का सिद्धांत लगाया जाएगा। ठीक है, The English common law doctrine of estoppel by deed was extended to the equity। समता के कानून पे ये चलता है, इसके लिए स्पेशली कोई कानून नहीं बनाया गया। इक्विटी जहां पे कोई भी जो कोडिफाइड लॉ नहीं होता है, वहां पे सब इक्विटी और फेयरनेस पे चलता है, समता के कानून पे चलता है। समता क्या बोलता है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस एक्सटेंशन डेट्स बैक टू द इंग्लिश केस लॉज। ये पीकर्ड वर्सेस सीरस का केस है। यहां से हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ जो हमारा स्टॉपल इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल फ्रीड बाय ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक है ना, वो हम देखेंगे पीकर्ड वर्सेस सीरस। देखो भाई, जो ट्रांसफर होता है इसमें, द ट्रांसफर बिकम्स वैलिड। ट्रांसफर इसमें कब वैलिड होता है? मैंने बोला कि इसमें ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति उस समय ओनर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसमें हित रहेगा उसका। The transfer becomes valid when the transferee exercise the option that the title of transferor becomes perfect।
देखो अब यहाँ पे ट्रांसफरर कौन होता है, ट्रांसफरी कौन होता है, ये आप जान लो। ट्रांसफरर वो व्यक्ति जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे कि मैं अपने दादा की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगी तो मैं क्या बनूंगी, ट्रांसफरर बनूंगी, और जिसको ट्रांसफर करूंगी वो क्या बनेगा, ट्रांसफरी बनेगा। तो वही कह रहा है कि हस्तांतरण तब वैध होता है, मतलब इस सेक्शन में हस्तांतरण तब वैध होता है जब हस्तांतरित विकल्प का प्रयोग करता है, ठीक है ना। ट्रांसफरी मतलब ये ट्रांसफरी विकल्प का प्रयोग करता है और हस्तांतरक का स्वामित्व पूर्ण होता है, तभी तो हस्तांतरण यानी कि इसका टाइटल तभी पूर्ण होगा जब ट्रांसफरी इसको वैलिड मानेगा। अब जैसे मैंने बोला कि राह चलते हुए मैं ऐसे रोड पे जा रही हूँ और बोल रही हूँ किसी व्यक्ति से, देखो वो सामने जमीन है ना, वो मेरी है, मेरा उसमें हित है, और क्या कर रहा है तुम, ऐसा करो तुम मुझे 5 लाख उधार दे दो, मैं तुमको कभी भी जब जमीन बेचूंगा तो वो प्रॉपर्टी तुम्ही को दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो वो व्यक्ति जांचेगा पड़तालेगा और फिर समझ में आएगा कि नहीं इसका तो हित ही नहीं है उसमें। तो ट्रांसफरी जिस जो प्रॉपर्टी ले रहा है वही अलाउ करता है, वही अलाउ करेगा कि भैया ये व्यक्ति को ट्रांसफर जो है वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही जो है परफेक्ट बनाता है इस ट्रांसफर को, ट्रांसफरी, ठीक है। तो ट्रांसफरी को इसमें अवेयर रहना पड़ता है। Where the official receiver transferor property becomes his best on him, the implied convent will be treated as the erroneous representation and the purchaser's title would be complete as soon as property vests in him, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये किस केस में बोला गया, देखो ये मुथैया चित्यायर वर्सेस दोरास्वामी के केस में बोला गया था। देखो ऐसे देखो, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसका दादा है एक्स, ठीक है, एक्स इसका दादा है। अब एक्स की ये कोई प्रॉपर्टी है, बड़ी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ए को मान लो पैसे की जरूरत रहती है, ठीक है, पैसे की जरूरत रहती है, तो ये बी नाम के व्यक्ति से कहता है कि देखो भाई मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसमें मेरा भी हिस्सा है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, ठीक है, ऐसा करो कि तुम मुझे, मतलब बी से कहता है एक, तुम मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दो, और जब भी मैं अपना हिस्सा बेचूंगा ना, अपना हिस्सा इसमें से बेचूंगा ना, तो ये तुम ही को बेचूंगा। बी ये मान करके क्या देता है, ए को 2 लाख रुपए देता है। बाद में चल के अब यहाँ पे देखो बी अवेयर है ना, सच में ऑथोराइज है, क्योंकि ये ए जो है वो ऑथोराइज है, रिप्रेजेंटेटिव है एक्स का, इसका हित बनता है, तभी तो बी इसको पैसा देता है। और मान लो बाद में जब एक्स ना रहे तो फिर, या फिर रहे ही, ठीक है, बाद में जाकर के ए अपना हिस्सा बेचने जा रहा है, ए अपना हिस्सा मान लो ये वाला हिस्सा है इसका बेचने जा रहा है, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति को, बी को नहीं बेच रहा है, मान लो सी को बेच रहा है, तो यहाँ पे जो बी है ना वो इसके ऊपर क्या लाएगा, ए के ऊपर स्टॉपेल लगा देगा, और स्टॉपेल लगाएगा और कहेगा, कोर्ट में स्टॉपेल लगवा देगा और कहेगा कि नहीं तुमने मुझसे जो बात की थी वो तुमको कहना निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये प्रूफ करके ये संपत्ति बी जो है ये संपत्ति ए का लेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर ए के ऊपर स्टॉपेल का सिद्धांत लगा देगा। और ये किस केस में कहा गया था, तो मुथैया चेतियार वर्सेस दोरास्वामी के केस में ये मामला निकल के आया था और इस तरीके से चीजों को समझाया गया। ओके, अब यहाँ पे देखो इनवैलिड ट्रांसफर कैसे होता है। वैलिड ट्रांसफर तो समझ गए कि मान लो कि अगर मैंने बताया था कि अगर ए जो है पिछले वाले एग्जांपल में ए जो है बी को ट्रांसफर कर देता है तो वो वैलिड ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन इनवैलिड ट्रांसफर कैसे होता है, इनवैलिड ट्रांसफर कैसे होता है, तो इनवैलिड ट्रांसफर ऐसे होता है कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो पर्सन है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट कोई राइट नहीं है जिस प्रॉपर्टी में, और उस प्रॉपर्टी के लिए वो क्या कर रहा है, बेचने का या फिर ट्रांसफर करने का वादा कर रहा है। तो जिस पर्सन का किसी पर्टिकुलर संपत्ति में इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट ही नहीं है, वो किस तरीके से इस ट्रांसफर को कर सकता है या उसके ऊपर स्टॉपेल लगाया जा सकता है, उसके ऊपर फ्रॉड के केस लगाए जा सकते हैं, लेकिन फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल उसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा,
ठीक है, वो ट्रांसफर ही पूरा इनवैलिड हो जाएगा, जो व्यक्ति पर्सन है उसका अगर इंटरेस्ट और राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी में तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक केस है, इन द केस ऑफ राज पच्छे बनाम फर्नांडो के मामले में जो प्रीवी काउंसिल ने देखा कि जहां हस्तांतरक ने संपत्ति में हित प्रदान करने का दावा किया था, मतलब जो ट्रांसफरर था जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का दावा किया था, जिसमें हस्तांतरण के समय उसका कोई हित नहीं था। जब हस्तांतरण हो रहा था ट्रांसफर तो उसमें कोई इसका हित नहीं था, लेकिन बाद में वह हित अर्जित कर लेता है, बाद में वो हित अपना अर्जित कर लेता है। जब ट्रांसफर करने का वादा किया तो कोई हित नहीं था, मान लो उसका दादा जिंदा था, उसका फादर जिंदा था, उसके बाद ना उसका हित आएगा बेचने का, तो बाद में उसके पास हित आ जाता है, तो हस्तांतरक के खिलाफ एस्टॉपल का नियम लागू होगा यदि वह बाद में उस हित को अर्जित कर लेता है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि ए का दादा है एक्स और एक्स की प्रॉपर्टी है, ये बी को कहता है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। अब ए का भी दादा जिंदा है, ए का भी फादर जिंदा है, तो उसको छोड़ करके ये प्रॉपर्टी तो बेचेगा नहीं, ठीक है, अभी उसके पास राइट आया नहीं है। जब इसके दादा खत्म हो जाएंगे, इसके पापा खत्म हो जाएंगे, तब इसका क्या हो जाएगा, पूरा राइट हो जाएगा इसको बेचने का, इस प्रॉपर्टी का। ओके, तो फिर इसके ऊपर ए के ऊपर अगर ए जो है बी को प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा तो बी जो है ए के ऊपर क्या बना सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल या एस्टॉपल का सिद्धांत, एस्टॉपल ग्रांट बाय एस्टॉपल लगा सकता है। ठीक है, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। यहाँ पे समझ में आ गई, उधार कब लिया था, उधार तब लिया था, हित तो था इसका लेकिन राइट नहीं था इसको बेचने का। ठीक है, इंटरेस्ट तो था उसका लेकिन क्या नहीं था, राइट नहीं था बेचने का, राइट बाद में आया है, तब भी क्या हो सकता है, इसके ऊपर एस्टॉपल का सिद्धांत जो है वो लग सकता है। इसी तरह और सारे भी केसेस हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट वो हम देख लेते हैं, स्पेस सक्शनेस। ठीक है ना, स्पेस जिसको बोलते हैं स्पेस सक्सेशंस। ठीक है, स्पेस सक्सेशंस। ओके, क्या होता है स्पेस सक्सेशंस या सक्सनीस इज अ लैटिन मैक्सिम। ठीक है, लैटिन मैक्सिम है, इट मींस चांस टू सक्सीडिंग इन द पर्सन्स प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। जैसे कि मैंने बोला ना कि जब फादर का डेथ हो जाएगा तो उसमें बच्चे का, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, हित, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जो स्पेस सक्सीनीज है ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है चांस टू सक्सीड, चांस टू सक्सीड। मान लो कोई फादर है, फादर के डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में उसका किसका किसका चांस हो जाएगा, उस सक्सीड करने का, मतलब किसका सक्सेशन, किसका उत्तराधिकार आ जाएगा, तो उसकी बीबी का आ जाएगा, उसके बच्चों का आ जाएगा। ठीक है, तो अगर चांस है सक्सीड करने का उस प्रॉपर्टी पे तो वहां पे भी डॉक्ट्रिन ग्रांट बाय फीडिंग एस्टॉपल या फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल जो है वो लागू होगा। एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे देखो, it states about the mere possibility of the person to succeed in the property after the death if the heir apparent or any relation aspect to succeed in the property by way of will or succession, then according to the transfer of the property act he does not vest any interest in property and cannot transfer the property। अब यहाँ पे देखो जो हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पहले इसके पिछले वाले में, कि अगर चांस है, आपका हित है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपके ऊपर वो ट्रांसफर जो है जब आपके ऊपर राइट आएगा तो वो ट्रांसफर जो है वो वैलिड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कि मेयर चांस है, अगर चांस है, अगर एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और एक होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट, तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट में लागू हो रहा है। अब यहाँ पे देखो जहां पे आपका कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था, अगर बस ये चांस है कि किसी की डेथ के बाद क्या हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन मान लो कि एक फादर है,
फादर का डेथ हो गया है लेकिन फादर ने विल बना दिया है। अब सन का जो था वो चांस था सक्सेस करने का फादर की प्रॉपर्टी, लेकिन फादर ने अपनी प्रॉपर्टी विल में दे दी है किसी को, या फिर ट्रस्ट में दान कर दिया अपनी प्रॉपर्टी। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये सक्सेशन का जो चांस है, मेयर सक्सेशन का जो चांस है वो आपका हित क्रिएट करता है, राइट क्रिएट करता है उस प्रॉपर्टी में? नहीं करता। तो केवल उत्तराधिकार का जो एक्सपेक्टेंसी है ना, ठीक है ना, उत्तराधिकार का जो मात्र संभावना है वो आपका क्रिएट नहीं कर सकता उस संपत्ति पे अधिकार। तो ये याद रख लेना कि अगर उत्तराधिकार है आपका किसी चीज पे तो सिर्फ यही काफी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो, ही डज नॉट वेस्ट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देखो, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार की संभावना, या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति में उत्तराधिकार की मात्र संभावना के बारे में बताता है, या उत्तराधिकारी या उसका कोई रिश्तेदार वसीयत उत्तराधिकार के माध्यम से किसी संपत्ति में उत्तराधिकार की अपेक्षा करता है, तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार वह उस संपत्ति में कोई हित नहीं रखता है और उस संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। तो मान लो कि जिस संपत्ति में आपका हित ही नहीं है, आप डिपेंड कर रहे हो कि विल के माध्यम से हमको क्या मिलेगा, विल की अपेक्षा है, बस एक्सपेक्टेंसी है कि क्योंकि हम उत्तराधिकारी हैं इस वजह से हमको ये संपत्ति मिलेगा, तो आपका कोई भी ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं बनता है। हाँ, पुश्तैनी जमीन पे बनता है क्योंकि पुश्तैनी जमीन में आपका अधिकार हो जाता है, लेकिन फादर की प्रॉपर्टी में क्योंकि आपका मेयर चांस है सक्सीड करने का, ये आपको कॉम्पिटेंट ट्रांसफर जो है वो नहीं बनाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब यहाँ पे ये जो स्पेस सेक्शनीज का जो प्रोविजंस है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन ए या क्लॉज ए ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा। और इन द केस ऑफ गुलाम अब्बास वर्सेस हाजी कोयम के कोर्ट में हेल्ड किया गया, द ट्रांसफर ऑफ मेयर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड एज बीइंग स्पेसेस सेक्शनीज आर वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ समवन इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो, मेयर स्पेसेस सेक्शनीज अगर हो, किसी के मरने के बाद तुरंत किसी को प्रॉपर्टी मिल जाए तो लोग क्या करने लगेंगे? मारने लगेंगे अपने पूर्वजों को जानबूझ करके। क्यों मारेंगे? क्योंकि वो सोचेंगे कि जैसे ही वो मरेगा इसमें मेरा जो है वो हित आ जाएगा। इसीलिए स्पेसेस सेक्शनीज को कंटेन किया गया कि अगर आपको उत्तराधिकार का अधिकार आपको लग रहा है ये है तो इसी बेस पे आप सिर्फ क्या नहीं कर सकते हो? प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपका उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब निहित होना, हित होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पूर्वज जो पुश्तैनी जमीन है उसमें आपका निहित होता है, लेकिन आपके फादर पे, आपके मदर के प्रॉपर्टी पे जो पर्सन है उस पे कोई भी निहित हित नहीं होता। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक दूसरे को लोग मार करके अपना हित उसमें बैठाने लगेंगे, अपने नाम से प्रॉपर्टी करने लगेंगे या बेचने लगेंगे, तो इससे पब्लिक पॉलिसी जो है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया क्या? डॉक्ट्रिन जो है फीडिंग द ग्रांट बाय इस्टॉपेल, ये आप देख लिए किसके ऊपर लगा सकते हैं? जिसमें आपका चांस हो, इंटरेस्ट हो जिस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, आपको अपने लेने का। ठीक है, लेकिन ये अगर मेयर चांस स्पेसिस सेक्शनीज है, बस आपको लग रहा है कि आप उत्तराधिकारी हो, लेकिन असल में वो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, निहित हित नहीं है आपका उसमें, तो वो प्रॉपर्टी आप नहीं किसी को ट्रांसफर कर सकते या वादा कर सकते ट्रांसफर करने का। लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया हो या फिर आपका पूर्वजों का वो प्रॉपर्टी हो, तो उसको आप क्या कर सकते हो? उसमें आपका हित है तो उसके लिए आपके ऊपर अगर किसी से आपने वादा कर दिया है बेचने का या फिर कुछ ट्रांसफर करने का, तो वहां पे आपके ऊपर स्टॉपेल जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो ये रहा कंक्लूजन, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमने दो कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया। कौन कौन सा? तो एक किया डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, ठीक है,
और दूसरा जो है हमने किया फीडिंग द ग्रांट बाय इस्टॉपल का। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, आपको आई होप जो है चीजें सारी समझ में आएंगी, ठीक है। और एक बार इस पीपीटी को गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें जो भी एक आध दो केसेस हैं इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंसेस है इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।